अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और ये डेफिनेटली एक ऐसी सेइंग है जो कि हमारे जस्टिस सिस्टम पे बड़े सही तरीके से अप्लाई करती है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम का प्रॉबली सबसे बड़ा इशू जो है वो डिले का ही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन जो अराइज करता है वो ये करता है कि हम ये देखें कि ये डिले जो है ये किसकी वजह से है। क्या ये डिले जो है ये जुडिशरी की तरफ से एमिनेट हो रहा है? क्या ये डिले जो है ये पुलिस की तरफ से एमिनेट हो रहा है? क्या ये डिले जो है ये लॉयर्स की तरफ से सामने आ रहा है? इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। ओवरऑल हम बात करेंगे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इस तमाम सिस्टम में डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट स्टेजेस पे जो है डिले सामने आता है। वो क्या तरीक़ेकार हैं जो कि हम पॉसिबली एम्प्लॉय कर सकते हैं इस डिले के एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ हम इस इशू को भी ज़ेरे बहस लाएंगे कि किस तरह से हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी या इवन फॉर दैट मैटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और उन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवाज रांझा साहब, जो कि साबिक जज रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस सैयदा मकसूमा बुखारी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एंड वाया जूम लिंक हमें ज्वाइन करेंगी बैरिस्टर रिदा ताहिर, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। एक बहुत बुनियादी लेवल पे मैं आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो ये होगा कि जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में डिले के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं बतौर एक साबिक जज योरसेल्फ कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है? मेन वजह तो ये है कि लिटिगेशन में बहुत इजाफा हो गया है। सोसाइटी में इटसेल्फ इनजस्टिस इतना है जो सोसाइटी के हर फर्द जो है उसमें इन्वॉल्व है। सोसाइटी ने अपना अंदाज इस तरह का बना लिया है, हर छोटी मोटी चीज़, हर बड़ी चीज़ लाकर अदालतों में लाते हैं। सोसाइटी इटसेल्फ जो है ना वो जस्टिस पे बिलीव नहीं करती, वो अनजस्ट है। हर तबका, हर इंसान, हर जो पहलू है उनका वो वहाँ पे इनजस्टिस हो चाहते हैं कि हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक। बिल्कुल। तो लिटिगेशन में इस वजह से इजाफा हो गया हुआ है। जिस तरह आप कह लें कि बहुत इम्पॉर्टेंट के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ये जिन लोगों ने सेटल करने हैं वो अपने पास सेटल नहीं करते, वो इदारों में सेटल और में होने हैं, वो इदारों वहाँ पे वो काम नहीं हो सकता, वो भी आकर अदालतों में। जी बिल्कुल सर। जिसमें मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी इस इशू पे मज़ीद कमेंट करें। अच्छा, एक इशू जो बार बार हमने देखा है सामने आया है, मोर पर्टिकुलरली सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से, वो ये है कि हमने देखा है कि लोग आम तौर पे ये बात कंप्लेन करते हैं कि उनका एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम जो है वो नहीं है, प्रिसाइजली इसलिए बिकॉज वो टाइम जो शायद उनकी केसेस को मिलना चाहिए वो हाई प्रोफाइल केसेस को मिल रहा है। तो इस हवाले से आप क्या प्रपोज करती हैं कि हम इस तरह की इशूज़ को किस तरह से दिन टैकल कर सकते हैं? जिस तरह राजा साहब ने बात कही है कि दूसरे इदारे जो हैं वो अपना काम नहीं करते, तो सारा बर्डन जो है वो अदालतों पे है। और जैसे ही अदालतों में आती हैं तो अदालतें जो हैं उनका भी एक एटीट्यूड रहा है कि वो उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं। अब उससे होता ये है कि आम आदमी जिसका केस जो है वो 10 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आपको बताऊं फातिमा कि मेरे अपने केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे एक क्लाइंट की डेथ हो चुकी हुई है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बरी हो चुके हैं बेल के इंतजार में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैडम, ये तो वो केसेस हैं ना जिनके बारे में हम सुनते हैं, जो कि सामने आ रहे हैं, जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं व्हिच गो अनरिपोर्टेड, उनके बारे में कोई पूछने वाला ही नहीं। आप ये देखें कि आप जेलों के हालात जाके देखें, वहाँ पे कितने प्रिजनर्स हैं जिनका कोई वकील भी नहीं है, और उन्होंने हाथ से जेल में से पिटिशंस जो हैं वो भेजी हुई हैं। वो कई सालों से वो पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। लेकिन अगर एक हाई प्रोफाइल केस आता है तो उसको फौरन वो उसकी नंबर भी लग जाता है, बेंच भी बन जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की भी है, जिसमें हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रिजनर्स हैं कि जब तक कि उनके केसेस सामने आते हैं ये बात साबित हो चुकी होती है कि उनको एक्विट करना है, बेसिकली उनका कोई कसूर ही नहीं होता, तो उन्हें प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो हैं वो जेल में वेस्ट कर दिए होते हैं। सर, जिस पे आप कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे? मैं ये बात कर रहा था कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कहलाती है, नॉट जुडिशियल फैसला नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है। राइट सर। ये प्रैक्टिकली जब ये रिफॉर्म्स की बात हुई तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के लिए लाहौर में सेशन कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस पर तवज्जो दी गई। उसका असर ये हुआ कि जो मर्डर रेफरेंस थे वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गए, और वो
बहुत पहले 5-5, 6-6 साल केस नहीं लगता था, वो आ गए, अब नीचे आ गए। इसी तरह जैसे सेशन कोर्ट में यहाँ पे जो मर्डर ट्रायल थे, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क के अंदाज से, जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाज से जजेस ने या सीनियर जजेस ने काम किया, तो यहाँ भी वो तादाद अब बहुत कम हो गई है। अब पुराने केसेस ख़त्म हो गए। ये डिपेंड इस पर भी करता है कि जो ऑफिसर बैठा है या जो सीनियर्स बैठे हैं वो वर्क को मैनेज कैसे करते हैं। सर, ये आपने बहुत सही बात की, बिकॉज अभी हमने देखा है रिसेंटली जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जब से उन्होंने ओथ लिया है, एक बहुत अच्छी चीज़ जो सामने आई है कि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है अगेंस्ट टेकिंग एडजर्नमेंट्स। तो बाय दैट वर्च्यू लेट्स होप कि ये जो एक चीज़ है दिस शुड ट्रिकल डाउन तमाम जुडिशरी में सर। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी रिदा, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि एज अ यंग लॉयर, एज अ क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट, आप क्या समझती हैं कि जब हम ट्रायल्स की बात करते हैं तो ट्रायल्स में डिलेज़ की बुनियादी वजूहात क्या हैं? बिकॉज सर का तो अपना एक नैरेटिव है बतौर एक जज, मैडम का अपना है एज अ सीनियर लॉयर, लेकिन आपका इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है? द बिगेस्ट गैप इन द लूप होल जो हमारे जस्टिस सिस्टम को टैकल करना चाहिए वो है डिले इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे ट्रायल इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि जस्टिस बिकम्स समथिंग दैट द लिटिगेंट्स कैन नॉट सी। सो इसका सबसे पहला तो रीज़न ये होगा, फॉर एग्जांपल आई वुड से कि कोर्ट्स हमारे एक्सेसिबल नहीं हैं। इफ एनीबडी हु सफर्स फ्रॉम अ डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नॉट एबल टू एक्सेस कोर्ट्स, और मैंने काफ़ी ऐसे लिटिगेंट्स को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस द कोर्ट्स। दूसरी बात ये कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लोकेटेबल नहीं है, एंड द थर्ड मोस्ट important thing is the delays caused by the criminal justice system actors like the police force. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंडेट किया गया 173C कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कि चलान को 14 डेज के अंदर कोर्ट में सबमिट कराना होता है, और एक बार कोर्ट में चलान सबमिट हो जाए उसके बाद ही ट्रायल शुरू होता है। अगर आप एंटी रेप एक्ट का एग्जाम्पल ले लें, वो मैंडेट करता है कि 4 माह के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे चलान कोई 3-4 महीने कोर्ट में पेश होने में लग जाते हैं, वहां पे ट्रायल कैसे 4 माह में खत्म होगा? हर किस्म के केस के अंदर एटलीस्ट all of the stakeholders need to come together so that we can decide कि ट्रायल किस तरह से स्टार्ट होगा, खत्म होगा, ताकि जो बार बार डिलेज का इशू है ये टैकल कर सकें। बिल्कुल मिस रिदा, और इसमें ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसी हवाले से हमने ये भी देखा है कि खुला के केसेस में भी अगर आप देखें तो बड़ी एक स्ट्रिक्ट जो है वो डेडलाइन, एक टाइमलाइन रादर दी हुई होती है कि आपने 6 माह के अंदर अंदर जो है ये केस कंक्लूड करना है। सर, आपकी तरफ आऊँगी, आपका ऑफ कोर्स क्योंकि एक बेनिफिट रहा है ऑफ सर्विंग इन द जुडिशरी, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनती है जिसकी वजह से ये कानून में दी गई जो टाइमलाइंस हैं इनके साथ हम कंप्लाई नहीं कर सकते? बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये अनफेयर होगा कि हम सारा मलबा जो है वो जुडिशरी के ऊपर जो है वो डाल दें, इसमें लॉयर्स, इसमें लिटिगेंट्स, उनको भी तो हमें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। मैं अपनी बेटी का पहले जवाब छोटा सा दे दूं कि जो बुनियादी चीज़ है, जो सिस्टम इस मुल्क में सब कंटिनेंट में रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी देर तक रहा है, उसको हमने चीज़ों को छोड़ दिया। जो ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे थे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसमें एक सिस्टम होता था और आज भी हो सकता है और अभी लाहौर में यही हुआ है कि जितने केसेस लगने हैं पिक एंड चूज के अलावा वो पीरियड ऑफ टाइम से कि जो 2017 का है वो जनवरी से स्टार्ट होने हैं, पहले केसेस वो लगने हैं, फरवरी के बाद में लगने हैं, उसके बाद वो केसेस, बाकी केसेस अर्जेंट हो जाएं, अर्जेंट इन ऑफिस। वो पहले 5-6 केस जितने एक जज कर सकता है 1 महीने में, वो उसकी कैपेसिटी जो है वर्किंग एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो उतने लगाते हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद अगली मंथ वाला आता है केस। ये एक सिस्टम था। इस सिस्टम के मुताबिक फैसले जल्दी हो जाते थे। एक ट्रायल जो है 1 हफ्ते में मुकम्मल रहा है, मर्डर ट्रायल होता रहा है। जैसे अब खुला का कह रहे हैं टाइम फ्रेमवर्क, उसमें मेन चीज तो जो मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी सोसाइटी की जो नेगेटिव अप्रोच है उसकी वजह है। सेकंड, उसमें जब जज हो, चाहे वकील हो, चाहे वो लिटिगेंट हो, हम सारे लोग इस सोसाइटी का हिस्सा है। उसमें तो अब सिस्टम इतना आसान है, अब तो और अमेंडमेंट आ गई। पहले तो यही ला था कि एविडेंस के लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ जाएं, मेल फीमेल, ये जो भी जिस साइड पे को है, वो जब आ जाते हैं तो उनकी स्टेटमेंट हो जाए तो बाकी का एफिडेविट आ जाए। जी बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया, बिकॉज डिले जिस तरह के हम अंडरस्टैंड करते हैं हमेशा एक ना एक पार्टी को सूट करता है, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली पूरे सिस्टम को मनूवर करते हैं। इस पर मैं चाहूँगी एक और एंगल पर भी हम जो है आज के शो में बात करें, वो ये कि हम देखते हैं किस तरह के केसेस सामने आते हैं जाके FIR या चालान टाइमली सबमिट नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं विक्टिम को रेमेडी देने के
साथ साथ कितना इम्पोर्टेंट है कि हम पुलिस ऑफिशियल्स को जो है ऐसे केसेस में अकाउंटेबल भी ठहराएं? मैं पास्ट को इसके साथ सामने रखूंगा जब हमारे मुल्क में ये काम ठीक चलता था। पुलिस की जो एफिशिएंसी रिपोर्ट होती थी एसएचओ की, वो इस अंदाज से नहीं होती थी जैसे अब हुई है। अनफॉर्चुनेटली अब जब उनकी एसीआर लिखी जाती है तो लिखा जाता है कि इनके थाने में कितने केस रजिस्टर हुए। वो आता है कि मंशियात के कितने हुए, असला कितना बरामद हुआ, फलां काम कैसे हुआ, जो असल क्राइम है उसकी तरफ तवज्जो हट गई हुई है। जिसके जितने ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं उतना उसको अच्छा ऑफिसर माना जाता है। वो केसेस जो अदरवाइज क्रिमिनल जस्टिस से तल्लक नहीं रखते, वो लोगों के कैरेक्टर से तल्लक रखते हैं। तो वो जो पहले पुलिस की एफिशिएंसी रिपोर्ट लिखी जाती थी वो ये होता था कि नंबर ऑफ केस अगर 100 रजिस्टर हुआ है एक पुलिस स्टेशन में, उसमें कितने चालान हुए, चालान में से कितने कोर्ट में जाकर सजा हुए, और उसकी बुनियाद पर कैटेगराइजेशन होती थी कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। अब जो ये सिस्टम है कि कितने चालान हुए, कितनों में गवाह गए, कितनों के फैसले हुए और कितनों में सजा हुई, अब वो चीज बिल्कुल फारग है। तो आप समझते हैं कि इस चीज को हमें रिवाइव करना चाहिए सर। लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट वैलिड रिकमेंडेशन दी है। जब हम बात कर रहे हैं पुलिस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की, वो इसीलिए इम्प्रूव तभी होगी जब उनको पता होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी रिपोर्ट जाएगी वो इस बुनियाद पे जाएगी कि कन्विक्शन रेट क्या है। इसकी वजह से वो एविडेंस सही कलेक्ट करेंगे। जब वो एविडेंस सिलेक्ट करेंगे तो ये है कि कितने 100 में से कितने केस कोर्ट में गए, ये बाकायदा होता था। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम कह रहे हैं कि हमने ओवरऑल इम्प्रूव करनी है एफिशिएंसी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, तो हमने सिर्फ इस एंगल पे फोकस नहीं करना कि वो एफआईआर फॉर दैट मैटर टाइमली रजिस्टर करें, बल्कि इस पर भी कि उनके ओवरऑल एविडेंस के जो कलेक्शन मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। आपकी तरफ आऊँगी मैडम, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो ओपन एंड शट केसेस होते हैं जिसमें फाइंडिंग्स बहुत क्लियर होती हैं, बट बावजूद इसके वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह के केसेस में फिर आप क्या समझती हैं कि हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि हम इंसाफ की हसूली को यकीनी बनाएं? इंसाफ की हसूली कई दफ़ा जल्दी भी हो सकती है, लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। जो ओपन एंड शट केसेस भी हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनके अंदर भी कोई ऐसा बुनियादी पॉइंट होता है जो कि शायद पब्लिक को ऑब्वियसली नज़र ना आ रहा हो। तो एक साइड तो उसकी ये है, लेकिन दूसरी साइड ये है कि हाँ, जजेस को, वकला को देखना चाहिए कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये पूरी पब्लिक को इफेक्ट कर रहे हैं, एक फियर पब्लिक के अंदर पैदा होता है। एविडेंस स्ट्रांग है तो फिर हम क्यों इतना लिंगर ऑन कर रहे हैं? बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये भी एक इशू है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। कई दफा ऐसा होता है कि जजमेंट्स जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर आनी चाहिए, क्योंकि 90 दिन के अंदर नई जजमेंट आती तो फिर रीट्रायल में चला जाता है। अब कई दफा ऐसी भी होती है, बदकिस्मती होती है कि एक आपने सारा केस जो बहुत लेंथी था वो आपने कर लिया, सुना लिया, जज साहब जो हैं वो जजमेंट नहीं लिख रहे। अब नहीं लिख रहे, 90 दिन गुजर गए हैं, उनकी ट्रांसफर हो गई, वो कहीं चले गए, बेंच बदल गया, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिकॉज अगर हम एम करते हैं कि ओवरऑल प्रोविजन ऑफ जस्टिस को बेहतर बनाएं तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ पुलिस रिफॉर्म पे फोकस करें बल्कि जुडिशियल रिफॉर्म, लिटिगेंट्स को भी जो है इस हवाले से मोटिवेट किया जाए कि वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स ना इस्तेमाल करें अपने केसेस को जो है उनकी सुनवाई करवाने में। रिता, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि जहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कस करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के बारे में, वहाँ पे आप नहीं समझती कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर डिबेट ये भी हो सकता है कि हम फोकस जो है एडीआर के ऊपर, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर भी प्लेस करें? बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि आज शायद अदालतों में हैं, उनको हम अल्टरनेटिवली मीडिएशन में, कंसिलिएशन में, एडीआर में भी तो डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अदालत का टाइम भी बच जाएगा और लिटिगेंट्स का भी। आई थिंक कोर्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस कोर्ट के अंदर रेफ़र हो रहे हैं कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इसको टैकल करने का आसान हल ये है कि हम जहाँ पे एटलीस्ट जहाँ पे कमर्शियल केसेस हैं वहाँ के अंदर एटलीस्ट हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और निगोशिएशन, जो कि वकील भी कर सकते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्विकली डिस्प्यूट रिजॉल्व करें और अपने कोर्ट की रिसोर्सेज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना दें। अगर हम इंग्लैंड एंड वेल्स को देखें तो वहाँ पे कुछ केसेस के अंदर जिसको हम मैंडेटरी मीडिएशन कहते हैं, उस तक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया है कि एटलीस्ट जहाँ पे आप अपना
ये ना करें कि हमें कोर्ट में ही जाना है, कोर्ट से ही रेमेडी होगी, बिकॉज आप अपना कोर्ट में दिन देखना चाहते हैं, आप अपने आप को सुपीरियर फील कराना चाहते हैं। जहाँ पे कोर्ट की रेमेडी के अलावा एक क्विकली डिस्प्यूट हल हो सकता है तो उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर आप देखेंगी कि जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को कहता है कि जहाँ पे माइनर डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे आप देखें कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, क्योंकि एक बच्चे की रिहेबिलिटेशन का, उसकी रीइंटीग्रेशन का सोसाइटी में जब सवाल होता है तो उन केसेस के अंदर तो JJSA ने मैंडेट किया हुआ है कि आप अल्टरनेटिव मेथड्स देखें, दैट यू डू नॉट हैव टू गो टू द कोर्ट। और दूसरा ये कि जहाँ पे डिलेज़ की बात होती है तो वहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है वीडियो लिंक की एविडेंस का, तो आई थिंक उसको भी बार बार यूटिलाइज़ करना चाहिए उन केसेस के अंदर जहाँ पे कोई अफराद कोर्ट में फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, ताकि क्विकली केसेस का रिजॉल्व हो, क्विकली ट्रायल ख़त्म हो और हम अपने जो ये ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कोर्ट के ऊपर, पड़ता जा रहा है बार बार ढेर सारे केसेस का, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए और केसेस अपने क्विक कंक्लूजन की तरफ आना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल रिदा, जिस पे सर मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि जहाँ पे हमने ओवरऑल बात की है सिस्टम को ज़्यादा आसान बनाने की, सिस्टम में जो डिले का एलिमेंट है उसको ख़त्म करने की, वहाँ पे आपको नहीं लगता हमें इक्वल फोकस इस बात पर भी प्लेस करना चाहिए कि हम एक आम लिटिगेंट का, एक आम आदमी का जो एक लॉस्ट फेथ है इन द जस्टिस सिस्टम उसको रिवाइव करें? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है ये डिले का एलिमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों का एक फेथ जो था बेसिकली इन जस्टिस वो ख़त्म हो गया है। तो हम इस फेथ को किस तरह से वापस रिवाइव कर सकते हैं? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आप कह सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट और सही किया जाए। एफिशिएंट लोग आए जिनका साइकियाट्रिस्ट भी जिनका टेस्ट ले। किसी ज़माने पब्लिक सर्विस कमीशन में होता था, शायद अब नहीं है। एफिशिएंट लोग आए, एफिशिएंट लोग आने के बाद उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिर्फ फैसला करने की ना दी जाए, उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क की भी दी जाए, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ सिस्टम जुडिशियल में ये इसका हिस्सा नहीं समझा जाता। एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग या इसके बारे में IQ लेवल जो लोगों को होता है कि वर्क को मैनेजमेंट कैसे करना है। जी सर। इसमें जो खुला की आप बात कर रही हैं, ये वो ऐसे केसेस हैं जो 2-3 तारीखों में खत्म हो जाने बिल्कुल सर, ये ला ये लेकिन फिर भी 6 माह में नहीं होते। हाँ, वो उसमें वो ये है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है या जो कोर्ट मैनेजमेंट है वो सिस्टम में जो उनमें जो एलियत है वो नहीं है। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके साथ साथ मैं एक बात कहूँ कि जो लीगल एथिक्स हैं जजेस के लिए और एडवोकेट्स के लिए, इस पे भी अमल होना चाहिए। बिल्कुल। जज साहबान के लिए ये ज़रूरी था कि वो प्राइवेट महफिलों में ना जाएं, वो खानों में ना जाएं, काम से काम रखें, सिंपल लाइफ गुजारें। उनका ड्रेस कोड के बाहर भी वो होना चाहिए, चलने का तरीका होना चाहिए। ये चीज़ें सारी रही हैं इसी मुल्क में। इसमें मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आपसे जानना चाहूँगी कि मीडिया का दिन क्या किरदार हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में? क्योंकि हमने देखा है जहाँ पे एक एंड पे मीडिया लोगों को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस को सामने लाता है जिनको अदरवाइज़ शायद ड्यू इम्पोर्टेंस ना मिले। वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मीडिया ट्रायल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में जस्टिस को इम्पीड करते हैं। तो आप क्या समझती हैं ओवरऑल मीडिया को किस तरह से हम जो है सेंसिटाइज़ कर सकते हैं कि वो जो भी रिपोर्टिंग करें वो इस तरह से करें कि वो ट्रायल स्टेज पे या प्री ट्रायल स्टेज पे जो है केस के मेरिट्स को इम्पैक्ट ना करें? वेरी ब्रीफली 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है जो कि जज साहब ने अभी कहा, एथिक्स की बात है। इंग्लैंड में अगर आप जाएं, मैंने बात की तो कोड ऑफ एथिक्स हमारा था, जजेस का भी कोड ऑफ एथिक्स होता था, है अभी। अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है ना, अखबार ना पढ़े, लेकिन अब हमारे यहाँ तो ये नोटिस भी होते हैं मीडिया के ऊपर। उसका बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा कि ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मीडिया ने डिस्कवर की। बच्चों के तशद्दुद के केसेस, अभी रिसेंटली जो बात आ रही है, कभी हो ही नहीं सकती थी। जो रेप केस हुआ था, मोटरवे का रेप केस था, मीडिया हाईलाइट ना करता, कोई भी ना देखता, लेकिन मीडिया को सिर्फ रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्टिंग में और ओपिनियन में और डिस्कशंस में फर्क आ जाता है। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी, इससे पहले कि हम शो का इख्तिताम करें, आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं बतौर एक यंग वकील कि वो क्या इक़दामात हैं जो कि यंग लॉयर्स लाइक योरसेल्फ ले सकते हैं सच दैट कि हम स्ट्रेंथन करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम को? ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी इंश्योर करें कि आप जैसे वकला ये बात इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा लिटिगेंट्स जो हैं उनकी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम जो है उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए। आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू यंग लॉयर्स फेस कर रहे हैं, दैट्स अ लैक ऑफ कंपनसेशन।
लैक ऑफ मिनिमम वेज, लैक ऑफ नेगोशिएटिंग पावर, जो यंग लॉयर्स अपने टेबल के ऊपर जाके सीनियर लॉयर से नेगोशिएट नहीं कर पाते, लैक ऑफ डिफाइंड वर्किंग आवर्स, काफ़ी लॉ फर्म्स में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इवन वीकेंड्स को भी काम किया जाए, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द वे दैट योर बॉडी सपोज टू वर्क. यू नीड रेस्ट एज मच एज यू नीड टू वर्क हार्ड. व्हेन वी थिंक अबाउट प्रोग्रेशन इन द लीगल प्रोफेशन, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, different backgrounds and different genders, they